Hello everyone, welcome to the channel, and in this video we are going to cover a lots of MCQ from the chapter what is democracy and why democracy. Since we all know कि ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में इससे पूछे जाने वाले MCQs काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंटली एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपके क्लास टेस्ट हो, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स हो. So basically this chapter holds very high weightage in terms of your final exams as well और आपकी यूनिट टेस्ट और क्लास 10 में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. तो बेसिकली करें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट. आप लोगों ने क्या करना है, वी आर गोइंग टू डू सम 50 क्वेश्चंस. यस, यू हर्ड मी राइट. Now you just write down some sequence of 25 questions. With 25 question we'll take a break. So you just take a paper, blank paper you can take, or maybe lined paper you can also take. Write down a sequence from 1 to 25 on it, and also try to answer that question, and then also check your answers if you are going to give the correct answer. So that is the way that you can find out actually how you are going to perform and how much you can actually understand from the chapter. So that is how we're going to start with the chapter. So just go and grab a paper. We'll just wait for you to grab the paper. Okay, and then mark 1 to 25 on it, and then also when we'll be doing the question you also mark your answer if you are giving the right answer or not, or maybe you can check that at the end of the session as well. And I assure you and I guarantee you this fact कि मेजरली यहीं से आप लोगों को क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, राइट. एंड दीज आर मेजर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी चैप्टर. जो भी हम करने वाले हैं, से जो भी मेजर कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर आप इस वाले पोर्शन में देखने वाले हो. ठीक है, तो आई होप कि राइट नाउ यू मस्ट हैव राइटेड डाउन, है ना. यू मस्ट हैव रोट डाउन 1 to 5 1 to 25 वाला सीक्वेंस यू मस्ट बी डूइंग. ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं, फिर आप लोगों को रेडी हो आप लोग, है ना. लेट्स सी हाउ मच वी कैन एक्चुअली परफॉर्म एंड हाउ मच वी एक्चुअली नीड टू इम्प्रूव अपॉन दिस, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो, व्हाट इज डेमोक्रेसी. क्या होता है डेमोक्रेसी? रूल बाय वन पर्सन, या फिर रूल बाय फ्यू पीपल, रूल बाय द पीपल, और रूल बाय द रिच. बोलो जल्दी से. टेल मी क्विकली, हु इज गोइंग टू टेल मी what is democracy? किया आंसर, just write down question number 1 on it, and then obviously there is options. Obviously आप ऐसे लिख सकते हो इसको, like this is a recorded video ना, so you can obviously take pauses, है ना, and then you can write it down. So we'll consider this like A, B, C, D. These are the options that we'll be considering. तो किसको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आई थिंक हम सबको ही पता है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना. हम सबको पता है ना ये बात. नहीं पता थी, कोई बात नहीं. इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में परफॉर्म होती है, एंड बाय दैट मीन कि हमारे यहाँ पर किसी वन पर्सन का रूल तो नहीं होता है. वी हैव हर्ड कि बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी का नाम हमने सुना है. रीजनल एरियाज में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम सुनते रहते हैं. एंड रूल बाय द फ्यू पीपल दैट वी हैव नॉट हर्ड अबाउट, एंड रूल बाय द रिच इज ऑल्सो नॉट, विच वी हैव नॉट सीन, राइट. तो क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज द करेक्ट आंसर. जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी मार्क करा है ना. एक स्टेटमेंट भी एक बहुत ही बढ़िया सा कोटेशन है, इन विच वी से that for the people, by the people, and to the people. So that statement is said by whom? If you remember, let me know. That statement is said by अब्राहम लिंकन जी, राइट. तो अब्राहम लिंकन जी ने बोला था कि जो डेमोक्रेसी होता है ना, वो लोगों का रूल है. दैट इज फॉर द पीपल एंड दैट इज बाय द पीपल एंड टू द पीपल. तो उसमें सब कुछ क्या है, पीपलों के लिए हो रहा है, यानी कि हमारे लिए हो रहा है. तो यहाँ पर क्या है, कोई वन पर्सन नहीं होता है, फ्यू पीपल नहीं होता है, बल्कि रूल बाय द पीपल. तो दैट्स द करेक्ट आंसर. तो इफ यू हैव आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, जस्ट मार्क कि आपने भी करेक्ट आंसर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या ये क्वेश्चन हमने अभी नहीं कर लिया? ओह माय गॉड. व्हिच कंट्री इज नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? सो व्हाई आर वी अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ द fact that a lot of population we have, and also because of the fact that the voters turnout is in very large number in India. So that makes us largest democracy, and we perform democracy in a very specific manner जो पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं होती है. तो इसका आंसर तो आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना. जल्दी बोलो फटाफट से, क्या है हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी?
क्या सच में इंडिया की है, यूएस है, चाइना है, रशिया है? एंड इन आवर चैप्टर चाइना तो रियलिटी में डेमोक्रेटिक है ही नहीं, तो ये तो आउट ही कर दो। रियलिटी में हमने देखा था ना, रियलिटी में डेमोक्रेटिक है ही नहीं चाइना, जहां पर वो एक पर्टिकुलर चॉइसेस ही नहीं दे रहा है, फेयर ही नहीं है जो तरीका, तो चाइना तो आंसर हो ही नहीं सकता है। रशिया हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में, नहीं कोई जिक्र रशिया का नहीं है। एंड ऑब्वियसली यूएसए भी हमने नहीं देखा, तो इंडिया ही हमारा हो जाएगा कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो कितने लोगों के दोनों क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी से बताओ मुझे, आप लोगों के दोनों क्वेश्चन सही हुए हैं क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। तो इन अ डेमोक्रेसी हु हैज द पावर, हु हैज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जल्दी से कम ऑन डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, बोलो जल्दी से। एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? द किंग, द गवर्नमेंट, द आर्मी और द पीपल? क्विकली यू गाइस हैव टू डू दिस क्वेश्चन। किसके पास होती है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर? एंड बाय फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वी डोंट मीन कि गवर्नमेंट के पास होती है। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दैट इफ द पीपल्स आर नॉट लाइकिंग, अगर लोगों को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो वो उसके साथ प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, दे विल जस्ट एजिटेट देयर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वाई दे आर एंग्री? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने बोला बोर्ड्स हटा दो, है ना, बच्चों को पासिंग मार्क्स का पूरा कंसेप्ट हटा दो, चॉइस बना दो बच्चों की, आपको स्कूल आना है तो आप आओ, अदरवाइज मत आओ, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे? आपके पेरेंट, आप बोलोगे मज़ा ही मज़ा आ गया यार, ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हम लोग कुछ भी अपने मर्जी से कर सकते हैं। बट एक जो है कम्युनिटी होगी जिसको बड़ा बुरा लग जाएगी, अरे हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, पढ़ाई तो सब कुछ होती है, पढ़ाई नहीं होगी तो हमारा बच्चा तो आवारा हो जाएगा, ये तो किसी की सुनेगा भी नहीं, ये तो सारा दिन गेम्स खेलेगा। तो हु विल बी एजुटेटेड? द पेरेंट्स, राइट? एंड पेरेंट्स का अगर ग्रुप बना देंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स निकल के आएंगे, तो पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे? पीपल्स, राइट? तो एनी फाइनल डिसीजन जो है वो लोगों के हाथ में ही पावर होता है, which we have already done, although I'll just explain it once again to all of you. देखो हमारे ना दुनिया में 3 इंस्टीट्यूशन होता है, हमारे इंडिया में भी वही फॉलो होता है। एक इंस्टीट्यूशन होता है लेजिस्लेचर, ध्यान से सुन लेना, दिस विल हेल्प यू लॉट इन योर क्लास 10। वी हैव लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर में पता है कौन होता है? वील डू दिस विच हैव राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें आती है इसमें। ये राज्यसभा लोकसभा क्या होता है हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करके एक चैप्टर है, बट अभी से हम थोड़ा सा बिल्ड करते हैं अपने आप को। दिस इज लोकसभा, ऑल राइट, दिस इज लोकसभा। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव हमारे पास होते हैं। नाउ दीज एग्जीक्यूटिव ऑल्सो हैव सम 2 टाइप्स, एंड बाय 2 टाइप्स पता है हमें क्या बोलते हैं? एक हमारे पास होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, and we also have temporary executive, temporary executive। और जो थर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर इनको ऑर्गन्स भी कहते हैं, ये तीनों लोग मिलके पूरे कंट्री को चलाते हैं, दैट इज जुडिशरी, यानी कि जो हमें जस्टिस दिलाते हैं, हाँ वही वाले। और इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएशंस होता है, लाइक ऑल ओवर इंडिया के लिए वी हैव सुप्रीम कोर्ट जो एक ही है, अदरवाइज फॉर स्टेट्स वी हैव अ लॉट ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लोअर लेवल के लोकल कोर्ट्स, तहसील वगैरह होती है। तो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ऑर्गन्स? दीज आर द 3 इंस्टीट्यूशन जो पूरी दुनिया में चलता है, कि ये जो लेजिस्लेचर होगा ना, यहाँ पर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बनाया जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ही डिस्कस होता है कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। कोरोना आ रहा है, कोविड आ रहा है, तो कोई एक्शन निकाल दो, ठीक है। और फिर जो एग्जीक्यूटिव होता है, कोई भी लॉ अगर मान लो बन जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो सीबीएसई का आंसर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जस्ट बेसिकली वो ट्रैफिक से रिलेटेड ही क्यों ना हो, है ना, वो एग्जीक्यूटिव उसको एप्लीकेशन उसकी करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो somebody will caught you, right? कोई तो आपको पकड़ेगा, तो वो कौन होंगे? वो पुलिस ऑफिसर्स होंगे। और पुलिस ऑफिसर्स या फिर जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। लाइक सीनियर लेवल पर जाओगे तो यू हैव आईएएस, यू हैव आईपीएस, जो डायरेक्टली इन्हीं जो है एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करते हैं, टेम्पररी वाले को। नाउ इमेजिन टेम्पररी क्यों लिखा है उनके आगे और परमानेंट क्यों लिखा है?
परमानेंट इसलिए लिखा है बिकॉज जो भी इंसान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो परमानेंट होता है। 60 ईयर्स के बाद ही और शी विल रिटायर, राइट। अगर वो बीच में कुछ कर दे तो ही और शी माइट गेट टर्मिनेटेड, बट दैट डज नॉट मीन कि वो हर किसी के साथ हो रहे। नॉट एवरीबडी इज बैड, राइट। समबडी इज डूइंग देयर ड्यूटीज एंड फुलफिलिंग ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनके लिए तो कुछ नहीं होगा, दे रिटायर सिंपली। बट जो आप टेम्पररी एग्जीक्यूटिव देखते हो वो होते हैं हमारे दो लोग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमपी। सुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एमएलए अपने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सारे लोग मिलके किसी भी लॉ को लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी लॉ पास हो गया है, वो एप्लीकेशन उसका जारी हो गया है, उसको आप लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल गो टू जुडिशरी, पीपल विल फाइल, पीपल यहाँ पर अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, दिल फाइल देयर पिटीशन की जो भी गवर्नमेंट ने पास करा है ना। भले ही जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में थे ना, ये लोग हमारे इलेक्टेड पीपल थे, है ना, ये हमने इलेक्ट करके इनको भेजा था, लेकिन अभी हमें इनका डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अभी हमें इनका जो भी डिसीजन है दैट वी आर नॉट लाइकिंग एट ऑल। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, बोलो आप क्या बोलोगे कि अच्छा हम ही लोग कहाँ चले जाएंगे, जुडिशरी में चले जाएंगे, कोई पिटीशन फाइल कर देंगे, कोई केस फाइल कर देंगे। तो फाइनल डिसीजन एक्चुअली लोगों के हाथ में ही होता है। तो अब बोलो आंसर क्या होगा, इन अ डेमोक्रेसी हु हैज द फाइनल, सो दैट इज गोइंग टू द पीपल। यस, तो हमेशा हमेशा और हमेशा जो पीपल्स होंगे, ठीक है, द पीपल विल ऑलवेज हैव द कॉल इन मेकिंग द फाइनल डिसीजन for the country, okay, in a democracy, obviously not in a dictatorship or maybe not in a theocracy or oligarchy, right, only in a democracy. next question पर move on करता है, which of these is a feature of democracy, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से क्या होगा हमारा आंसर। Which of these is a feature of democracy? Free and fair election? Let me just see other options as well. Rule by a dictator? Rule by military? या फिर no voting rights? Come on, do the answer. क्या होगा आंसर, चलो करते हैं। अब देखो खुद सोचो, डेमोक्रेसी का फीचर होना चाहिए कि सारी चीजें फ्री हो और फेयरली हो, लाइक whoever wants to participate is allowed to participate in election, unlike China that we did, right? तो अनलाइक चाइना, जो चाइना में नहीं हो रहा था, क्या ऐसा होना चाहिए, अनलाइक चाइना होना चाहिए। यस, डेफिनेटली देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, देयर शुड बी फ्री। बाय फ्री वी डोंट मीन कि मनी वाइज, फ्री इन द सेंस whoever wants to participate in the election is free to do so, and by fair we means there are no unfair things that are happening कि पीछे से पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है या पैसा ही सब कुछ हो रहा है, पैसे के अलावा कुछ कुछ है ही नहीं। और रूल बाय द डिक्टेटर से क्या मतलब है कि कोई डिक्टेटर है, हिटलर सुना है, हिटलर का नाम सुना है, अरे पेन नहीं चल रहा है तेरिया में, क्या हो गया, हिटलर का नाम सुना है, वो एक डिक्टेटर था, हिटलर ने अपनी मनमर्जी से सारी चीजें करी थी। तो डेमोक्रेसी का फीचर तो नहीं होता है, डिक्टेटर का रूल है तो डिक्टेटरशिप हुआ ना, तानाशाह है, वो अपना ताना चला सकता है कि जब बोलेगा उठ जाना है, जब बोलेगा तो बैठ जाना है, बैठने नहीं देगा तो नहीं बैठना है। मिलिट्री का रूल होगा, डेफिनेटली नहीं। पाकिस्तान का एग्जाम्पल है नो वोटिंग राइट, फिजी में ही हमने होते हुए दिखा था ना, फिजी के जो लोग थे कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स होते थे, तो ठीक है इंडिजिनस लोगों के लिए मजे थे, लेकिन जो वहां पर लोग नहीं रहते थे इंडिजिनसली, उनके लिए कोई वोटिंग राइट नहीं थे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। समझा आप लोगों को, जल्दी से बोलो मुझे एक बार फटाफट से, बोलो समझा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो जल्दी से बोलो। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन ईच वोट हैज, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन ईच वोट हैज व्हाट, डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू, नो वैल्यू, या फिर वैल्यू डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बोलो जल्दी से, चलो आप लोग। हाँ जी, आंसर मिला। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जब भी हम वोट की बात करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू कैसे हो सकती है, लाइक आई विल से ना, यश का जो वोट है ना दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज 1000, लेकिन जो श्रेया का वोट है पता है वो कितना गिना जाएगा, दैट वी विल काउंट एज 880। हाउ, व्हाई एंड वेयर, व्हाई वुड वी डू दैट, नो,
जहां पर डेमोक्रेसी होता है उसका एक ही फंडा होता है. रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली. डेमोक्रेसी का एक ही फंडा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज वन पर्सन वन वोट एंड ऑब्वियसली वन वैल्यू. समझे? एक इंसान होगा, एक ही वोट देगा, एक ही उसका वन पर्सन वन वोट, एक ही वैल्यू होगा. ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये डेमोक्रेसी का. आई कांट गो लाइक आज तो मुझे 2 वोट देने का मन हो रहा है, आज तो मेरे को जो है 2 वोट देना, मुझे कुछ खुराफाती करने का मन हो रहा है. ना ना ना. आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप रिक्शा चलाते हो, चाहे आप ऑटो चलाते हो, चाहे आप फरारी चलाते हो, चाहे आप लेम्बोर्गिनी चलाते हो, चाहे आप ऑडी चलाते हो, चाहे आप बीएमडब्ल्यू चलाते हो, आपका एक वोट भी एक वोट होगा और एक अनएजुकेटेड का भी एक वोट एक ही होगा. नो वेज वो 2 में काउंट हो सकता है. तो बोलो जल्दी से क्या होगा. डिफरेंट वैल्यू, नो नो नो. कोई वैल्यू, नो नो नो. वैल्यू डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली रबिश. सेम वैल्यू होता है सबका. ठीक है, तो सेम वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. समझा आप लोगों को? जल्दी से बोलो मुझे. अरे जल्दी से बोलो ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयो, विच प्रिंसिपल इज डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन. हेरिडिटी, फोर्स, इक्वालिटी या फिर वेल्थ. हेरिडिटी, अरे जिसके पास जितना पैसा होगा उसी पर तो डेमोक्रेसी निर्भर है ना, कि जो राजा है उसका बेटा तो राजा बनता जा रहा है और वोटिंग राइट्स है ही नहीं. या फिर जबरदस्ती आपको फोर्सफुली डेमोक्रेसी जो है होती है कि अरे चलो जल्दी से निकलो घर से बाहर, आपको वोट देने जाना है. इक्वालिटी पर होता है या फिर वेल्थ पर होता है. बोलो. इक्वालिटी का पता है मीनिंग क्या होता है. मीनिंग होता है जहां पर एवरीबडी इज इक्वल, जहां पर सब लोग इक्वल होते हैं. एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट दैट ओनली. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. समझा आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना आंसर सही हुआ अभी तक? अच्छा खासा आंसर सही हो रहा है ना. दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन द एग्जाम आल्सो. सो डोंट बी वरीड. मस्त रहने का, चिल रहने का, रिलैक्स रहने का. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. People elect representatives. People directly participate in decision making. People elect their rule by kings या फिर by military. बोलो भाई आंसर. आंसर बोलो. आंसर 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 बोलो. चलिए आंसर बोलो जी. क्या होगा हमारा आंसर? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है वेयर पीपल आर एक्चुअली डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, जहां पर लोग डायरेक्टली बैठे हुए हैं. और ये मेजरली इंडिया में लोकल लेवल पर होता है. रिमेंबर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन वन शॉट एंड विच द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डन. इन दैट ऑल्सो वी हैव डन दिस, राइट? रिमेंबर दिस. तो ये हमने पहले भी किया हुआ है. पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ऑल राइट एवरीवन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा? जल्दी से आ जाओ भाई. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कहाँ है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कोई बता सकता है? विच दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. बोलो जल्दी से. देखो वही ऑप्शन है जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है एंड दैट इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में हमने नहीं पढ़ा ना दैट देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इंडिया में भी डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट हमारा ज़्यादातर प्रेवलेंट है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर पीपल आर एक्चुअली सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग लॉज. यूएसए में भी इनडायरेक्ट है, चाइना में भी इनडायरेक्ट है और इंडिया में भी इनडायरेक्ट है. इंडिया में लोकल लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देखते हैं. बोलो. इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हु मेक द लॉ. डेमोक्रेसी जो होती है रिप्रेजेंटेटिव, उसमें लॉ कौन बनाता है? बोलो जल्दी से. मैंने आपको बताया था कौन बनाएगा लॉ. क्या मैंने आपको ये नहीं बनाया बताया? एग्जीक्यूटिव्स होता है. एग्जीक्यूटिव में कौन बैठे होते हैं? बोलो बच्चा लोग जल्दी से. ठीक है. द किंग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मिलिट्री और द रिच. रिच लोगों को बोल देते हैं ना कि लॉ बना लो. तो व्हाट काइंड ऑफ लॉ दिल मेक लॉ जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होंगे, है ना. अगर टीचर्स को बुला के ले आते हैं, अरे आज टीचर्स को बुला के लेके आओ,
टीचर्स को बोलोगे लॉ बनाओ, तो टीचर क्या करेगा? अपने मन मर्जी के लॉ बनाएगा। अरे एक काम करो, स्टूडेंट्स को बुला के ले आओ, वो अपने मन मर्जी के लॉ बनाएगा, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन होता है। अब आप बताओ आंसर क्या होने वाला है करेक्ट? खुद सोचो ना। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लॉ बनाता है राजा। एब्सोल्युटली नॉट, हो ही नहीं सकता है। मिलिट्री भी लॉ नहीं बना सकता है। हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और फिर हमने देखा रिच भी हमारा आंसर नहीं होगा। Hence, we will only be left with elected representative and that's actually the correct answer. हमारे यहाँ पर जो लॉ है वो कौन बनाएगा? जो MLAs और MPs हम लोगों ने भेजे हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग लॉ बनाते हैं हमारे यहाँ पर। समझे आप लोग? चलो, तो elected representatives are actually making the law. Then we have next question with us. Which document is considered the supreme law in a democracy? Wow, amazing question. Now you do this question very आराम से, हौले हौले से करो ये क्वेश्चन को। आंसर मिला क्या? आंसर मिला? चलो, which document is considered the supreme law in a democracy? बताओ। अब आप खुद सोचो सुप्रीम लॉ कौन हो सकता है, विच आई ऑलरेडी टॉट यू कि सुप्रीम लॉ जो है वो जुडिशरी है। और जुडिशरी कैसे काम करता है बताओ जल्दी से? क्या वो गवर्नमेंट हो सकता है? लेट्स जस्ट रूल आउट 3 ऑप्शंस, है ना। लेट्स जस्ट ट्राई टू रूल आउट 2 ऑप्शन एटलीस्ट। क्या हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम लॉ होगा डेमोक्रेसी में? वो मिलिट्री रूल्स तो नहीं हो सकते कि जो रूल्स मिलिट्री डिसाइड करेगी, या फिर जो किंग का डेक्रे होता है। किंग्स का डेक्रे मतलब होता है किंग का एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर को हम कह सकते हैं किंग का जो मोनार्की का क्या है, गवर्नमेंट कैसी होगी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट होगी किंग की मोनार्की, और मोनार्की का जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑर्डर। तो डेक्रे का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। तो किंग का डेक्रे हम डेमोक्रेसी में क्यों मांगेंगे? डेमोक्रेसी का मीनिंग ये होता है डेमो प्लस क्राशिया, विच मीन्स पीपल्स का रूल, है ना, जो लोगों का रूल होता है। तब खुद सोचो कि हमारे 2 ऑप्शन तो आउट ही हो गया। अब गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे लिए रूल बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेसिकली एक रूल बुक, एक रूल का बुक है हमारे पास, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि दिस यू हैव टू डू एंड दिस यू विल डू एंड दिस यू कांट डू। उसमें पूरा रूल्स रेगुलेशन लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियस है हमारे स्कूल में भी कुछ रूल्स हैं, कितने बजे आना है बेटा, है ना, बेल बजेगी तो लंच करना है, कुछ लोग बेल से पहले लंच कर लेता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन ऑल्सो, कुछ बहुत बड़ा क्राइम नहीं करा। और स्कूल में हूँ और लंच ब्रेक से पहले लंच नहीं किया तो क्या एंजॉय किया लाइफ को? ठीक है, तो मैंने तो हमेशा स्कूल से पहले ही लंच किया है, आई मीन लंच से पहले ही लंच किया है स्कूल में। देयर वाज हार्डली एनी टाइम दैट वी एक्चुअली हैड आवर लंच ड्यूरिंग द लंच पीरियड, बिकॉज अगर कुछ काम है, कुछ ऐसे एग्जाम्स वगैरह चल रहा है, तो भी हम लोग मस्ती नहीं करते थे। बट अदरवाइज तो कभी भी नहीं होता था कि हम लोग लंच में लंच करें। एवरी टाइम वील टेक वील गेट टाइम, वील जस्ट फिनिश आवर लंच। फर्स्ट टास्क वॉज टू फिनिश दिस लंच। पढ़ाई तो होते रहेगी, और लंच में क्या करते थे? लंच में मस्ती करते थे, कैंटीन जाते थे, घूमते थे, 15-20 मिनट्स मिलते थे, हाफ एन आवर, बड़ा मजा आता था, है ना। चलो, ऐसा लगता था जेल से छूट गए हैं। एनीवेज, अब आप खुद बताओ मुझे कि जो हमारा सुप्रीम लॉ डेमोक्रेसी में है वो जुडिशरी है। लेकिन जुडिशरी अपनी मनमानी से चलता है क्या? एब्सोल्युटली नो बेटा। जो जुडिशरी है वो एक रूल बुक से चलता है, और वो संविधान की शपथ लेके बैठा हुआ है वहां पर कि वो जो करेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक, यानी कि हमारा जो संविधान है, संविधान की जो किताब है दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और वही रूल बुक से सब फॉलो होता है। ठीक है, तो जितने ही बच्चों ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, वो एकदम करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, वो एकदम 100,000% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन? ओनली मेन कैन वोट, ओनली रिच पीपल कैन वोट, या फिर ऑल अडल्ट कैन वोट, या फिर ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट? नाउ डू दिस क्वेश्चन वेरी वेरी फास्टली, रीड इट आउट योरसेल्फ and then read out the options and then try to do this. All right everybody, बोलो आंसर क्या होगा? What does the universal adult friend, जहां पर adult है that means कि adults ही वोट दे पाएंगे, और universal मतलब होता है something that is for all the people. So you could have done this question with your smart work also. So every time we will say na something is universal, so that is mean that is 100% true for everybody. That statement just cannot change, it's the universal truth.
सो बाय यूनिवर्सल वी मीन फॉर ऑल द पीपल 100% एब्सोल्युटली हमें चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. बट यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकता है, आप खुद सोचो. यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है दैट इंडिया हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट एंड दैट इज मून. That is a very universal truth and nobody can change it. Like until and unless we have another moon, कि हमारे पास दूसरा चांद हो जाए तो वो fact change हो सकता है. But currently, right now, we have only one natural satellite of Earth, which is moon. And also the fact that sun rises in the east is also a universal truth. Someday नहीं sun का mood हो रहा है, आज east से नहीं west से आ जाता हूँ. No, that cannot change. वो यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमारा सब कुछ आ जाता है, लाइक एवरीथिंग आ जाता है विच इज इक्वलेंट टू एवरीबडी. फिर अडल्ट आ जाता है. फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोट. तो अब आपको वोट में दिख रहा होगा और आपको अडल्ट कहीं दिख रहा है ऑप्शन में. मेन वोट करेंगे तो वेमेन कहाँ जाएंगे, रिच यहाँ पर है तो पुअर कहाँ जाएंगे, ऑल नहीं आएगा. एजुकेटेड यहाँ पर लिखा है तो अनएजुकेटेड कहाँ जाएंगे. The only option that you are left with, all adults can vote. That's actually the correct answer. So if you have given the correct answer, a big clapping for you guys. Okay, चलो next question पर move on करते हैं without wasting no time. Next question on your screen. Which of these is not a democratic country? Wow, very beautiful question. करो बच्चा लोग आंसर करो फटाफट से यहाँ पर करना है. Which one of these is not a democratic country? इनमें से कौन सा एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? इंडिया है, यूएसए है, फ्रांस है, नॉर्थ कोरिया है. इंडिया तो हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएसए का एग्जांपल भी हमने देखा है कि उसमें भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. एंड फ्रांस में भी तो दुनिया को डेमोक्रेसी दिया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही पढ़ के आए थे. तो बचा कौन? दैट्स द करेक्ट आंसर, नॉर्थ कोरिया, जहां पर बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक जो है सिचुएशन नहीं है. बहुत ही बुरे तरीके से ये लोग रहते हैं. दे आर लिविंग अ वेरी डिस्पोटिक रूल बाय देयर रूलर एंड दे आर जस्ट नॉट हैप्पी बट दे हैव टू लिव ओवर देयर. दे कांट सी ईच अदर. समटाइम इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक होता है यहाँ पर कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. तो बट कोई बात नहीं, हम इंडिया की डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम, तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वील टू. इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द राइट टू डू व्हाट? Citizen can complain, participate in decision making, disobey rules, disobey law. Oh my God! And they can be rich. बोलो बेटा आंसर क्या होगा? क्या है? We have the right to complain. We have the right to disobey law. वी हैव द राइट टू बी रिच. ऑल्दो वी हैव, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सबसे रिलेवेंट आंसर है वो यही है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई दुनिया में ऐसी पावर नहीं है जो हमें हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने से रोक सके. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी और फॉर एनी सिंगल पर्टिकुलर पर्सन जो हमें हमारा डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले ना करने दे. So democracy में citizen have the right to participate in decision making. Now we'll do the next question. Now do this quickly. What is essential for the success of democracy? फिर हमें डेमोक्रेसी की सक्सेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सही में, लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है क्या, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, या फिर रिच रिसोर्सेज? बोलो आंसर, करने की कोशिश करो, ऑड वन आउट करो, फिर आपको आंसर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा. अगर हमें डेमोक्रेसी को पास कराना है, डेमोक्रेसी अपना टेस्ट दे रही है और डेमोक्रेसी को हमें पास कराना है, तो हम डेमोक्रेसी से क्या बोलेंगे? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए. नो नो नो, दैट वी कांट से कि उससे हमारा सक्सेस पता चल रहा है. या फिर एक लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? एकदम आलसी होनी चाहिए, बताओ. या फिर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है आपको? दैट्स करेक्ट. अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि हमें डेमोक्रेसी की सक्सेस तभी पता चलेगी जब एक्टिव लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. आई विल जस्ट टेल यू कि हाउ दिस कैन हैपन. इमेजिन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन देते हैं आपको. सिचुएशन है हमारे पास, and if we talk about situation A and situation B, obviously in situation A and in situation B,
यहां पर वी हैव अनामिका जो इलेक्शन लड़ने वाली है, यहां पर वी हैव करण जो इलेक्शन लड़ने वाला है। नाउ अब जब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो दे बोथ हैड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पीपल सपोर्टिंग देम विच वॉज 1000, ठीक है, विच वॉज 1000 ईच, एंड दे बोथ वर गुड, बट ऑल्सो देयर वॉज वन पर्सन हु वॉज सी, एंड यहां पर था अमन। अमन बहुत शैतान था और उसके शैतानी को उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही सपोर्ट करते थे विच वर इन 100 नंबर्स, इमेजिन, एंड देयर वॉज इलेक्शन। तो डिसाइड होता है कि इलेक्शन करा जाए, कि इलेक्शन कर रहे हैं, कि एक नोटोरियस बच्चा है, दो सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है। अनम, मैंने अमन बोला था लेकिन अनम लिख दिया, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट नाउ। अनम जो था उसके 100 जो दोस्त है ना वो काफी लॉयल थे, एंड दे ऑल केम अप टू सपोर्ट हिम, एंड 100 वोट्स उसको वोटिंग के दिन मिले। दे ऑल केम अप, दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव टू हिम, बट जो करण था, यहां पर करण के ओनली 20 पीपल एक्चुअली शोड अप, 20 वोट्स मिले, इसका मतलब है ना 1 वोट 1 वैल्यू 1%। और अनामिका के दोस्तों ने तो हद ही कर दी, ओनली 8 केम अप, 8 वोट उसको मिलते हैं। तो अब आप खुद सोचो ध्यान से कि डिसीजन मेकिंग में अब आप देखो कि जब अच्छे लोगों के लिए लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, नोबडी केम टू सपोर्ट अनामिका, एंड यू नो समथिंग वेंट कि हाँ कोई नहीं छोड़ो, हमारे एक वोट से क्या ही फर्क होता है, उसके सारे दोस्तों ने डिसाइड करा कि छोड़ो ना, वो तो जीत ही रही है, 1000 लोग हैं, एंड यू नो somebody will come up, but collectively a lot of people actually forgot to come and they thought कि हाँ उसको बहुत सारे वोट मिल जाएंगे। सेम happened with करण। करण ने डिस्पाइट अपने सभी बच्चों को कॉल करा कि भाई प्लीज आ जाना है ना, प्लीज यू नो आप लोग आके वोट देना, बट ओनली दीज मच ऑफ पीपल टर्न्ड आउट। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, कौन जीतेगा इलेक्शन, कौन जीतेगा इलेक्शन, अनम जीत जाएगा ना। तो बेसिकली कौन जीत जाएगा यहाँ पर, अनम जीतेगा, वो बढ़िया से अपना पूरा रोल प्ले करेगा और मजा आ जाएगा उसका। तो और फिर क्या होगा, फिर वो वोट अपना बना लेगा। तो व्हाट विल हैपन, तो जब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एसेंशियल सक्सेस, या फिर यहाँ पर हमारा एसेंशियल सक्सेस क्या है, जब एक्टिवली सिटीजन्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली इन दोनों के सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अच्छी डेमोक्रेसी निकल के नहीं आएगी। गवर्नमेंट तो फिर भी बन ही जाएगी ना नम की, है ना, वो तो अपने हिसाब से, अब वो जो कौन सा हिसाब है उसके पास, यही हिसाब है कि उसके जो वोटों ने, लोगों ने वोट दिया, वो उनके हिसाब से सारी चीजें करेगा। 2000 लोग खड़े हुए देखते रहेंगे कि अच्छा हमारे हिसाब से तो चीजें हो ही नहीं रहे। So that is the very important role play that we have to see, that there has to be a very very active participation from the citizen that proves to the success of democracy। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया कि हमने क्या पढ़ा, समझा। तो बेसिकली लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है, आप बहुत रिच हो सकते हैं, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो सकती है, बट दैट डज नॉट डिफाइन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू द पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, या फिर सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन। All right everybody, now let's just move on to the next question। जल्दी से करो, I'll not read out the question now, फटाफट करो आप लोग। Which of the following is a characteristic of democracy? मैम आपने तो बोला था आप रीड आउट नहीं करोगे, बट क्या करें, तुम्हारे लोगों के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि ना पढ़ते हुए भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रूल बाय वन पार्टी, एक पार्टी का रूल होना चाहिए, को इलेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, या फिर रूल बाय रिलीजन। कोई भी कर लेगा इसको तो ना, anybody can do this, I am pretty sure। anybody can do that। तो रूल फॉर वन पार्टी मतलब क्या हो जाएगा, एक ही पार्टी चाइना वाला हो जाएगा, दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो कुछ भी फेयर नहीं है फिर तो। और रूल बाय रिलीजन इज लाइक, अब आप अपना सेकुलरिज्म नहीं फॉलो कर रहे हो, इंडिया जहां पर सेकुलरिज्म फॉलो होता है, एंड बाय सेकुलरिज्म वी मीन दैट वी डू नॉट केटर टू एनी सिंगल रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल, राइट। बट डेमोक्रेसी में रिलीजन का रूल होना चाहिए कि नो, राइट। सो रूल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप जो चाहो बोल पाओ। अब ऐसा भी नहीं कि जो चाहो बोल पाओ, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक ऑब्वियसली यू कांट स्पीक अबाउट
which are derogatory things, which are in any way harming or threatening the security of India on borders or the internal factors, right? So that does not mean कि हम कुछ भी कह सकते हैं guys. ऐसे भी नहीं होता है यार कि कुछ भी बोल दें. तो freedom of speech is the correct answer. Next question करो. What ensures that every person in a democracy has equal rights? क्या इंश्योर करते हैं कि हर इंसान के पास डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स हो? बोलो बोलो बोलो. क्या हमने ये क्वेश्चन अभी करा था? थोड़ा घुमा के करा था कि सेम करा था? बोलो जल्दी से. गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री रूल्स या फिर किंग्स का डेक्रेट? बोलो जल्दी से. क्या इंश्योर करता है कि हर एक इंसान इक्वल है एंड दैट पर्टिकुलर इंसान हैव इक्वल राइट? कहाँ लिखा है ये? किसी रूल बुक में लिखा है क्या? डू वी हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर विद अस? बोलो जल्दी से. हाँ जी, आंसर कहाँ है? दिया आंसर? चलो, तो बेसिकली क्या इंश्योर करता है? गवर्नमेंट ऑर्डर्स? एब्सोल्युटली नॉट. मिलिट्री रूल्स? एब्सोल्युटली नॉट. किंग्स डेक्रे? अगेन किंग्स डेक्रे बाय मीन किंग का गवर्नमेंट ऑर्डर? एब्सोल्युटली नॉट. तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सबको इक्वल राइट्स देता है. कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ऑल वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, हम सब भाईचारे में रहने वाले हैं, हम सब धर्म निरपेक्ष होंगे, हम किसी एक धर्म को बहुत ऊपर, एक किसी लैंग्वेज को बहुत ऊपर नहीं रखने वाले. वी आर गोइंग टू बी ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. देयर इज नो रैंकिंग 1 और 2 इन आर डेमोक्रेसी. जैसे कि अभी हमारा रिमोट कर जाता तो कह रहा है कि नहीं डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी होती है. हाँ बेटा बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? हमारा इंश्योर करती है इक्वालिटी. And by equality we mean that all people despite of the religion, caste, gender, कुछ भी हो हम सब बराबर हैं. All right everyone, चलो next question. Who protects the right of citizen in a democracy? Oh my God, बोलो जल्दी से. Who protects the right of citizen in a democracy? आप प्रोटेक्ट करते हो, मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं करती हूँ सच में. चलो देखते हैं, बोलो जल्दी से. Who protects the right of citizen in a democracy? Who protects the right of citizens in a democracy? आर्मी करती तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो जाती ना. आर्मी करती तो डेमोक्रेसी हो जाती, और पुलिस करती तो मजा ही आ जाता. और जुडिशरी या फिर किंग? बोलो बोलो बोलो. मिला क्या आंसर? यस. अगर आप भी जुडिशरी कह रहे हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो. यस, डेमोक्रेसी में राइट्स ऑफ सिटीजन कौन इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है? जब भी हमें लगेगा ना कि हम बहुत सैड हो रखे हैं और हमें किसी बात का किसी का कुछ ना कुछ बुरा लग गया है एंड वी हैड टू फेस सम अनइक्वल बिहेवियर. हमें किसी के तरफ से हमें कुछ ऐसा लगा कि वो तो नहीं बोलना चाहिए था, हमें तो बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला है, तो वो हु विल गो अप टू? जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम मम्मी पापा को थोड़ी ना कंप्लेन करते रहेंगे हर चीज़ों की. जो आपके घर पर हो रही है वही आप कंप्लेन कर सकते हो, या आपका भाई बहन जो आपको कह रहा है वही आप मम्मी पापा को कंप्लेन कर सकते हैं. बट ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे जब बाहर आपको कुछ बोल देगा? तो वो जुडिशरी होगी जो आपके राइट्स को इंश्योर करेगी कि अरे इसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है ना, इसने मेरी गाड़ी छीन चुरा ली, बाप रे, इसने पता नहीं मुझे क्या क्या बोला गुस्से में. तो ये हमारी लड़ाई हुई थी, अब हमारा सोल्यूशन करो, जिस गलती है उसका जो है सजा दो, और जो जो बेगुनाह है उसको कुछ भी मत करो, उसको छोड़ दो, उसने तो कुछ किया ही नहीं है. ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करो क्वेश्चन को जल्दी से. In which form of government is power shared among different levels? ऐसा कौन सा गवर्नमेंट होगा जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर करा जाता है? क्या मोनार्की में राजा पूछता है, राजा बेटा क्या किया जाए, है ना, राजा दूसरे राजा से पूछ रहा है, राजा अपनी प्रजा से पूछ रहा है क्या आपको मैं मार गिराऊं? तो राजा तो अपनी प्रजा से डिफरेंट लेवल्स पर लेता है क्या परमिशन? ओ हो, डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में भी हिटलर पूछेगा क्या करूं, अपने दुश्मन से ही पूछ लेता हूं, है ना, ऐसा होता है क्या? फिर आ जाता है फेडरल डेमोक्रेसी. क्या फेडरल डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? ओलिगार्की क्या होता है? जब कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा देश को चलाया जा रहा है. दे माइट बी सम रिच पीपल, है ना. बोलो जल्दी से.
जब रिच पीपल गवर्नमेंट चलाएंगे ना, तो वो कभी भी गरीबों से नहीं पूछेंगे देश को कैसे चलाना है। एंड दैट इज जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। डेमोक्रेसी का जो लेवल होता है विच इज फेडरल लेवल, विच विल डू इन क्लास 10th। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली क्लास 10 का कंसेप्ट है, बट इट स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th ओनली, बिकॉज क्लास 9th ही आपका फाउंडेशन ईयर होता है। फाउंडेशन ईयर होता है फॉर दी क्लास 10। यहाँ पर ना आपको एक मूवी की ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ट्रेलर दिखाया जाता है कि अरे फुल मूवी तो क्लास 10 में आने वाली है, मजा आएगा आप लोगों को। तो फेडरल डेमोक्रेसी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जहाँ पर अलग अलग लेवल्स पर लोग काम करते हैं। लाइक वी हैव नेशनल गवर्नमेंट विच सिट्स एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, कि वही सारे मेजर डिसीजन लेती है डिफेंस से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी स्टेट्स के लिए जो है बेसिकली डिसीजन लेती है। देन वी हैव ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट दैट विल टेक डिसीजन फॉर द लोकल पीपल, है ना, जो भी लोकल इश्यूज होंगे। अरे हमारी गली में लाइट नहीं आ रही है, अरे हमारी गली में तो बहुत गड्ढे हैं, उसके लिए हम मोदी जी को तो फोन नहीं लगाएंगे ना, मोदी जी हमारे गली में बहुत गड्ढे हैं, हमारे लाइट नहीं आती है, हमारे वाईफाई लगवा दो, है ना, हमें स्कॉलरशिप दे दो, है ना। तो ये कुछ बातें होती है जो आप लोकल लेवल्स पर ही देख पाओगे। सो ऑन द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द जो लेवल होता है, वी हैव नेशनल गवर्नमेंट, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलो, विच ऑफ दीज इज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है? सप्रेशन ऑफ डिसेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, या फिर आर्बिट्ररी डिसीजंस। अब सप्रेशन ऑफ डिसेंट मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। लाइक आप अपने सामने वाले को क्या कर रहे हो? सप्रेस कर रहे हो किसी रीजन को लेके। इट कुड बी लैंग्वेज, इट कुड बी रिलीजन, इट कुड बी एनीथिंग इन जनरल, बस आपको उसे नीचा दिखाना है। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ पावर? क्या बेसिकली पावर को कुछ ही एक ग्रुप ऑफ पीपल को देने वाले हो, दैट इज नॉट बीइंग शेयर्ड अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। So that is how the concentration of power works. Then we have rule of law. And what do we mean by rule of law? या फिर arbitrary decision. Arbitrary decisions are basically which are taken single-handedly. Like nobody is concerned, या फिर nobody is was asked about कि what should be the decision and everything. And that was just taken by a group of people. Not everybody was collectively asked and sat together and discussed. That was some arbitrary decision that people took and it boomed like anything, right? So that is also not happening in a democratic principle. Suppression हम नहीं कर सकते हैं कि किसी की को नीचा दिखाएं, किसी की आवाज को दबाए। कंसंट्रेशन ऑफ पावर फ्यू हैंड्स में नहीं हो सकती है, और आर्बिट्ररी डिसीजंस डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेमोक्रेसी में बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ, काफी डिले के साथ, और एक बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिले। तो आर्बिट्ररी मतलब जो फटाफट हो जाए, लेकिन डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। बट रूल ऑफ लॉ यानी कि जो भी लॉ है, दैट इज द रूल दैट वी हैव टू फॉलो। लॉ कौन बना रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ रूल बुक, राइट। किसका लॉ चलेगा? रूल का। रूल कौन बना रहा है? हमारा डेमोक्रेटिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट है। तो उसके हिसाब से पूरा सबको चलने वाला है, सबके उसी के हिसाब से होने भी वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट करते हैं। व्हाट इज रेफरेंडम? बोलो जल्दी से। रेफरेंडम क्या होता है? इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वोटिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू, selection of military leaders या appointment of judges. Now referendum is basically जब कोई भी एक मुद्दे पर, कोई भी एक इशू पर हम वोटिंग करते हैं कि let's just decide of referendum. Who all wants to eat चाय and who all wants to eat मैगी, है ना। चाय पीना है या चलो कुछ बेवरेज ही ले लेते हैं, लाइक चाय पीना है, कॉफी पीना है। तो मान लो कि 99% पीपल एक्चुअली वोटेड फॉर टी एंड देयर वाज 1% हु एक्चुअली वोटेड फॉर कॉफी। बट रेफरेंडम के मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक इशू पर अपना वोटिंग करते हो। इट कुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, इट कुड बी इन जनरल, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। बट जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये रेफरेंडम होता है जब किसी मेन टॉपिक पर लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं या वोटिंग करते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड इफ पीपल आर इन मेजोरिटी वांटिंग एंड दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी हैपनिंग, तो वो होगा। लेकिन लोग बोलेंगे कि नहीं 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 बहुत ही बेकार है, तो नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा। समझा आप लोगों को? जल्दी से बोलो समझा। चलो बस वही होता है रेफरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विच बॉडी एक्चुअली कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? कौन सी बॉडी इलेक्शन कंडक्ट कराती है? क्या वो पार्लियामेंट है? क्या वो इलेक्शन कमीशन है? इज इट सुप्रीम कोर्ट या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन इंडिया में?
पार्लियामेंट कराएगा तो फिर अपने हिसाब से करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कराता, या पीएमओ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आपको पता है कि कराता है या नहीं। चलो इसका आंसर आपको वैसे पता ही होगा, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, दैट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी। अब ये इसका पूरा काम होता है इंडिया में इलेक्शन कराने का, क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो ऑलरेडी इतना सारा वर्क है ना, वो तो क्या कर रहा है, वो तो लेजिस्लेचर है, उसके पास तो काम है लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग उसको कर रहा है, तो वो थोड़ी ना जो है इलेक्शन देखेगा, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और जुडिशरी क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस दे रहा है लोगों को, है ना, वो क्या है उसके पास केस लड़ने का टाइम, वो इलेक्शन कराएगा कि वो जस्टिस देगा लोगों को। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतनी सारी जिम्मेदारी है, पूरे देश को संभालना है, मीटिंग्स करनी, वो इलेक्शन कराएंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो वी हैव इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है और वो इलेक्शन कमीशन इंडिया में कराता है। नाउ दिस वर्ड बोलो, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बोलो जल्दी से सभी प्यारे से बच्चे, व्हाट डज सेकुलरिज्म एक्चुअली मीन इन अ डेमोक्रेसी। बोलो बोलो बोलो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। What does secularism mean in a democracy? State religion, no religion, equal respect for all religion, या फिर one dominant religion? Oh my God, कोई religion नहीं होना चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा। एक डोमिनेंट हो, डोमिनेंट का मीनिंग होता है कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करे। क्लास में 99 गर्ल्स हैं और एक लड़का है हमारी क्लास में, और उस लड़के का जीना हराम कर दे हमारी लड़कियां। हमारी लड़कियां इतनी बुरी होती नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमारी, जो हम मान रहे हैं ऐसा, तो वो डोमिनेट करेंगे, उस लड़के का जीना हराम कर देंगे, और वो लड़का बेचारा परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एवरी टाइम व्हेन वन रिलीजन इज डोमिनेटेड, उसका मर्जी से सब कुछ होगा, वो जो चाहेगा करेगा। या फिर कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट का रिलीजन होना चाहिए। बाय स्टेट वी मीन कंट्री रिलीजन। कंट्री का कोई रिलीजन है क्या हमारे इंडिया में? डू वी हैव हिंदू एज अ रिलीजन? डू वी हैव इस्लाम एज अ रिलीजन? डू वी हैव बौद्ध एज अ रिलीजन? डू वी हैव क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन? नो, we do not have one particular religion, because we respect all religions, and that is how India is a secular country. So every time anybody is going to ask you, is India a secular country? Is India a secular country? बोलो बोलो आंसर। या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, डेमोक्रेटिक के साथ साथ वो सेकुलर भी है, एंड बाय सेकुलर वी मीन कि वो क्या है, वो क्या है, वो सेकुलर है। एंड सेकुलर का मतलब होता है when all when all religion are equal and state do not have its own religion। या करेक्ट है, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, अपना नहीं होगा ना, बट बाकी सबको वो बराबर लेके चलेगा। एंड बाय स्टेट वी मीन कि कोई उस स्टेट में, अरे उस स्टेट में वो जो गद्दी में बैठेगा ना, वो उसका धर्म हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव ना करता हो, है ना, उसका धर्म हो जाएगा इस्लाम, चाहे वो इस्लाम में बिलीव ना करता हो। तो वी कैन नॉट इन्फोर्स समबडी फॉर देयर रिलीजन, पर्टिकुलरली ये रिलीजन फॉलो करो एंड फॉलो दिस रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, बच्चा पार्टी? बोलो ना बोलो। ओनली मैन, ओनली मैन होगा तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, ओनली रिच पीपल भी गलत हो जाएगा, या फिर ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर एनी एलिजिबल सिटीजन, एन एलिजिबल any eligible citizen which have two things, which is Indian citizenship and who is above 18 years old। ठीक है, 18 अबव अगर आप हो और आपके पास इंडियन सिटीजन है तो आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो। nobody in this world can stop you from participating in elections। ओके ओके ओके, चलो। सो बेसिकली क्या है, ओनली मैन इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली रिच पीपल बिल्कुल भी नहीं, रिच लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे तो पुअर की बात कौन करेगा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से पार्टिसिपेट करेंगे तो बाकी जनता कहाँ जाएगी, राइट। सो एनी एलिजिबल सिटीजन कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहाँ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई स्क्रीन पर। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी? चलो बहुत बढ़िया से, एक पार्टी होती है जो रूल कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज रूलिंग पार्टी। एक पार्टी होती है जो रूल कर रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। एवरीबडी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है ना लोग। क्रिटिसाइज एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, या फिर रूल द कंट्री, या फिर रेज फंड। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है बेसिकली वो पार्टी होती है जो इलेक्शन हार जाती है, और जब मान लो कि दो लोग आपस में रेस में दौड़ रहे थे और उनमें से एक जीत जाए और एक हार जाए, तो नेक्स्ट ईयर की जो रेस होने वाली है ना, उसमें वो उसकी हर एक कमी को पहचानने की कोशिश करेगा कि मैं इसकी कोई कमी पहचानूं और अगले साल वो कमी पकड़ के और मैं फिर जीत जाऊं। तो एवरी ऑपोजिशन पार्टी विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट एब्सोल्युटली। वो रेज फंड का कोई मतलब नहीं है, फंड वंड कुछ नहीं रेज करने वाला है, एंड एब्सोल्युटली वो रूल भी नहीं करें, क्योंकि रूलिंग पार्टी को ही जो है रूल करने का राइट है। तो वो क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और सजेशन इंप्रूवमेंट देते रहेंगे कि आपको पता है कि आपके रूलिंग पार्टी ने ये स्टेटमेंट बोली, लड़की के लिए ये बोल दिया है ना, ये जो थ्रेट्स इंडिया में हो रहे हैं इसके पीछे गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा दिया। सो दे विल क्रिटिसाइज एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट विल डू एंड दे विल ऑब्वियसली सजेस्ट इंप्रूवमेंट कि मैं होता तो ऐसे ही करता। फिर लोगों को लगेगा कि यार अगले साल इसी को इलेक्शन में ले आते हैं। करेक्ट है एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करने वाले हैं तो बहुत कुछ देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल? अयो, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल? बहुत आसान है रे, कौन करने वाला है इसको, बोलो जल्दी से। मेजोरिटी रूल करेगी, मोनार्की में राजा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा मेजोरिटी रूल कर रही थी क्या? नहीं कर रही थी ना। देयर वॉज दिस थिंग कॉल्ड एस्टेट वाला पूरा फिगर था, ये वाला जो हम देख के आए थे, क्या हमने ये देखा था? अरे हाँ हाँ देखा था ना, देखा था कि नहीं देखा था, बोलो जल्दी से। और इसमें हमें कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, लाइक फर्स्ट वाला यहाँ बैठा होगा, सेकंड वाला यहाँ बैठा होता था और थर्ड वाला इधर बैठा होता था। और हमारे एनसीईआरटी कहते हैं कि 90% इधर बैठे होते थे। और 90% क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की चल रहा था, और मेजोरिटी का रूल होता तो मोनार्की तो फिर बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। उसके बाद डिक्टेटरशिप में हम देखेंगे हिटलर वाला एग्जाम्पल। अभी हिटलर वाला हम लोग देखेंगे। हिटलर अब डिक्टेटर है, वन सिंगल इंडिविजुअल है, क्या है, वन सिंगल पर्सन होगा, तो मेजोरिटी नहीं है। उसने ज्यूस को और बाकी लोगों को, पॉलिश लोगों को समझा ही नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता है। एंड ओलिगार्की भी नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पर भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही, कुछ एरिस्टोक्रेट्स जो लोग होते हैं, पैसे वाले कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनका ही राज चलता है। तो आंसर होगा डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, जहां पर मेजोरिटी रूल करेगी और सब लोग यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। लेकिन मेजोरिटी जब ही रोल पे अच्छा करेगी जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, और हमें ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो लोगों की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ डेमोक्रेसी माइनॉरिटी राइट्स के साथ क्या होता है? क्या उनको हम इग्नोर कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, या डिपेंडेंट अपॉन द मेजोरिटी? अब हमारे इंडिया में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है आप बताओ। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोगों का पॉपुलेशन थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। हमारे यहाँ पर क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, टेल मी क्विकली, क्विकली यू गाइस हैव टू टेल मी दिस। इग्नोर कर देते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। सप्रेस कर देते हैं तो जुडिशरी हमें जेल के पीछे पहुंचा देगा। और अगर हम वहां पर डिपेंडेंट होते हैं मेजोरिटी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनॉरिटी हमारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। एंड यू नो हाउ इट इज प्रोटेक्टेड, बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। आपने सुना है रिजर्वेशन वर्ड, है ना? हमारे यहाँ पर कुछ लोग माइनॉरिटी में है, एंड दैट इज मेजरली SCs विच आर शेड्यूल्ड क्लास, scheduled tribe, and some other form is also OBC, other backward class. These people are considered कि इन लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, बिकॉज ये सर्टनली क्या है, ये सर्टनली माइनॉरिटी में है और इनकी बातें बहुत बार सुनी नहीं भी जाएंगे। बिकॉज 99% तो लोग सही है मेजोरिटी में, लेकिन 1% अगर हमारे पास जैसे माइनॉरिटी के लोग रह गए कि हमें लगता है कि इनकी बातों को सुनेगा नहीं, तो हमें लगा कि एक काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्शन दे देते हैं।
बड़ा मजा आ जाएगा, सब बढ़िया से चलेगा। तो दीज पीपल वर गिवन, जो है जो भी हमारे पर माइनॉरिटी होती है, वो कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, वो कोई लैंग्वेज भी हो सकती है, वो कोई रिलीजन भी हो सकता है, वो कोई कास्ट या फिर ट्राइब भी हो सकती है। तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ये, तो वी हैव गिवन देम प्रोटेक्शन। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो जल्दी से, व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी मीन? ट्रांसपेरेंसी का क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी में? बोलो जल्दी से। Anybody can do this. I am so proud of to all of you that I know कि आप लोग ये आराम से कर लोगे। Secretive governance होना चाहिए, like whatever government is doing, whatever is happening should always be kept as a secret. So फिर secret ही हो गया तो ट्रांसपेरेंसी तो हुई नहीं ना। बोलो जल्दी से। या फिर हिडन एजेंडा होना चाहिए गवर्नमेंट का। क्लोज्ड मीटिंग होनी चाहिए, ओपन मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए कि वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, वॉट एवर डिसीजन वील टेक दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन। बोलो ना, बोलो बेटा जल्दी से। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? वैसे आप इसको ऑड वन आउट भी कर सकते हो। सीक्रेटिव गवर्नमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होगा, हिडन एजेंडा बिल्कुल भी नहीं होगा, और क्लोज मीटिंग भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन, विच ऑब्वियसली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन द ऑप्शन। बिकॉज जो चीज़ सीक्रेटली हो रही है तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट कल को बोल दे कि पूरे इंडिया में सिर्फ लड़के रहेंगे, लड़कियों को बाहर भेज दो, कहीं तो भेज दो, है ना, हमें नहीं रखना है लड़कियों को। तो दैट कैन नॉट हैपन। आपका कोई हिडन एजेंडा है कि आप कुछ करना चाहते हो, आप दुनिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाहते हो, आप रिलीजन डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप क्लोज मीटिंग कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ 4-5 लोगों को रख रहे हो और कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो ताकि आपका डिसीजन किसको पता चल गया तो पीपल विल बी एजुटेटेड, पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। तो डेमोक्रेसी में होता है क्लियर एंड एकदम ओपन कम्युनिकेशन, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी रियली रियली ओपन अबाउट इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इंडिया में एग्जिस्ट करता है? बोलो जल्दी से। यस, इंडिया में एग्जिस्ट करता है ये। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? रूल बाय वन पार्टी, रूल बाय टू पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, और रूल बाय मिलिट्री। नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेसिकली कि जब कुछ पार्टीज कलेक्टिवली शेयर करती हैं अपना शेयर, लाइक दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस एंड देयर आर नॉट टू पार्टीज, या तो दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, विच इज केस विद यूएसए एंड यूके, जहां पर दो ही पार्टी हैं वही हमेशा इलेक्शन लड़ती हैं, या फिर वन पार्टी है चाइना जैसा। लेकिन इंडिया में है मल्टीपल पार्टीज। भाई आप घर से बाहर निकलोगे आपको हर गली में अलग अलग पार्टी देखने को मिलेगी। ये वो वाली पार्टी नहीं जो आप पार्टी सोचो, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया में अपना रूल करती हैं अगर ये इलेक्शन में जीत जाती हैं। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वन पार्टी नहीं है, हो सकता है। मिलिट्री तो आप ऑड वन आउट ही कर दो, बिल्कुल आउट है। और टू पार्टीज मतलब ओनली टू पार्टीज। So by multiple we means more than two, and by the option you can see कि जब बहुत सारी parties, existence of multiple political parties is called as multi-party system, where there is not single party, there are multiple party system. All right everybody, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया। ओहो हो, क्वेश्चन का आंसर भी दिख गया, बट कोई बात नहीं। विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी? क्विक डिसीजन मेकिंग, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, रूल बाय फ्यू, लिमिटेड फ्रीडम। बिल्कुल लिमिटेड फ्रीडम नहीं होती, यू हैव फुल फ्रीडम। रूल बाय फ्यू नहीं होता है, मेजोरिटी रूल कर रही है। क्विक नहीं होता है, काफी डिले होता है, लेकिन बेस्ट डिसीजन निकल के आता है। बट एक चीज इंश्योर करती है कि यहाँ पर इक्वल राइट्स होंगे सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। करो जल्दी से आप लोग, विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी? रूल बाय वन पर्सन, डिलेड डिसीजन मेकिंग, सप्रेशन ऑफ राइट्स, या फिर नो इलेक्शन। इलेक्शंस तो रेगुलर होते हैं तभी वो डेमोक्रेसी होगी। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, एंड देन सप्रेशन ऑफ राइट्स नहीं हो सकता है। वी हैव इक्वालिटी ऑफ राइट्स, तो ये भी नहीं हो सकता है। इक्वालिटी है सबके पास अपने राइट्स की, नोबडी इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड। रूल बाय वन पर्सन, नो, रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रूल होता है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी लोगों ने ही इलेक्ट करके भेजा है, बिकॉज लोगों को और भी काम है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
एंड ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? यस, एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास डिले डिसीजन मेकिंग होता है। एंड जब हम बहुत ज़्यादा, है ना, जब हम टू मच डिस्कशन करते हैं, टू मच डिस्कशन एंड बहुत सारे डिलिब्रेशन के बाद कोई डिसीजन तक हम पहुंच पाएंगे। एंड जब हम बहुत ज़्यादा डिसीजन लेंगे तो उसमें डिले होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप लोग कोई प्लान करते हो कहीं जाने का, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, बट वी देन हैव टू सिट टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन डिसाइड कि हमें करना क्या है। और उसमें आप कैसा डिसीजन देखोगे कि सब सारी एक्टिविटीज हो जाए, नोबडी इज एक्चुअली हर्ट, है ना, और हमें एक बहुत ही बढ़िया प्लान निकल के आए। ठीक है, एक वेल प्लान्ड जो है पूरा सारा चीज़ है और किसी की कोई बात रह ना जाए। तो दैट इज हाउ डिसीजन डिले होते हैं डेमोक्रेसी में। बट एकदम बढ़िया डिस्कशन होने के बाद एक बेस्ट आउटकम डेफिनेटली निकल के आता है। तो ड्रॉबैक भी एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, बट डेफिनेटली दैट इज वन ड्रॉबैक। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से बोलो, आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें? बोलो जल्दी से। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसंट्रेट पावर, या फिर डिस्ट्रीब्यूट पावर इक्वली, इंक्रीज वेल्थ, या रिड्यूस पॉपुलेशन? ये तो कोई भी कर लेगा ऑब्वियसली। कंसंट्रेट पावर नहीं, कंसंट्रेटेड पावर क्या होती है? जब हिटलर के हाथ में सारी पावर हो। वो सबका पैसा नहीं बढ़ाना चाहता है, या फिर वो पॉपुलेशन को रिड्यूस नहीं करना चाहता। डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए कि आप इंक्रीज करो ना लोगों की वेल्थ, आप पॉपुलेशन को कम करो, एजुकेशन दो लोगों को। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़े, रहने की जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, जहां पर हर एक इंसान बहुत सारी पावर शेयर कर रहा है, उसका इक्वल फुट है, वो इक्वल डिसीजन पावर मेकिंग कर सकता है, और पावर सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनलाइक जो रोबोस्फेयर में मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर ने कर दिया था, वैसे सिचुएशन हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझा आप लोगों को? चलो नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंट्स द पीपल इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? नाउ दिस इज वेरी इजी। कौन रिप्रेजेंट करता है पीपल? जो भी रिप्रेजेंटेटिव, राजा तो नहीं हमने देखा, मिलिट्री भी हमने नहीं देखी, बिजनेस लीडर्स हमने देखे, या फिर इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ऑब्वियसली इट इज द इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ये तो आप आराम से कर लोगे। दोज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दीज आर फ्रॉम स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं। लोकसभा में ये लोग बैठते हैं, एंड दैट इज पार्लियामेंट, राइट? लोकसभा is one institution that is a part of parliament only. Now we can move ahead with the next question. चलो जल्दी से करो सब बच्चे। What does equality before law mean? Equality before law means what? Special privilege for some, equal treatment for all, different law for different people, and law optional है। वाओ, बताओ। ऑब्वियसली कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग मोनार्की की बात तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, तो नो स्पेशल प्रिविलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट पीपल, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। राजा के लिए राजा, कोई राजा नहीं है, प्रधानमंत्री, एक नाम, आम नागरिक, सब बराबर है। इक्वालिटी ट्रीटमेंट फॉर ऑल, चलो उसको छोड़ देते हैं, या फिर लॉ ऑप्शनल है, बिल्कुल भी नहीं। इक्वल ट्रीटमेंट होने वाला है सभी के साथ, इक्वल ट्रीटमेंट होने वाला है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा सिलसिला था, दैट इज डन। ठीक है, वी आर डन नाउ। आप लोगों को इसमें पूरा का पूरा जो भी हम लोगों ने चीजें करी हैं, आई होप कि बहुत मजा आप लोगों को आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने लर्न करी होंगी। और नाउ इन द कमेंट सेक्शन यू लेट मी नो योर स्कोर। अगर आपने अपना स्कोर देखा, आपने ट्राई किया, तो आप अपना स्कोर बताना। When we'll come in the live class, I'll put your screenshot अगर आप अपना स्कोर डालते हैं। बट इसमें टीचिंग कोई चीटिंग नहीं करने का, बिल्कुल चीटिंग नहीं करने का है। एकदम ऑनेस्टी के साथ आपने अपना स्कोर बताना है। एंड इफ बाय एनी चांस आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर थोड़ा कम है, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन दिस चैप्टर। तो आपको पढ़ना है ये चैप्टर। नाउ आई विल आल्सो बी कमिंग लाइव, एंड देन आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर in more depth and in more detail. So I'll see you in the live class also, which happening on every Monday and Wednesday, and that is happening around 7:15 p.m. in the evening. Okay, so I'll see you in the live class. Thank you so much everyone, sending you all a lots and lots of love, and see you in the class. Bye, take care.